इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सियासत का सुपर फ्राइडे है। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बहुत हलचल तेज है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ा है तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हो सकती है। आज मुकुल रॉय ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए वो अपने घर से निकल भी चुके हैं। माना जा रहा है कि मुकुल रॉय फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुकुल रॉय नवंबर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे पवन का रुख करेंगे। पवन, बंगाल की बात की जाए तो एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लगातार पूरा बंगाल चुनाव आपने कवर किया। नेताओं की मूवमेंट, नेताओं के दांवपेच आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मुकुल रॉय की एक बार फिर से घर वापसी हो रही है, इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, मुकुल रॉय 2017 में बीजेपी में आए थे और 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। तो मुकुल रॉय को लगता था कि बीजेपी की जीत में उनकी भी भूमिका है और वही भूमिका वो अपने लिए 2021 के विधानसभा चुनाव में तलाश रहे थे, जो कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशित नतीजे नहीं आए। बीजेपी 77 सीट जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिससे मुकुल रॉय नाराज बताए जा रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ी हलचल तब हुई जब अभिषेक बनर्जी, मुकुल रॉय की पत्नी जो बीमार अस्पताल में भर्ती थी, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो जब टीएमसी की तरफ से फिलर्स मिले, ग्रीन ऑलिव ब्रांच मिला, शांति की पहल हुई, तो उस पर रिस्पॉन्स हुआ है। घर से निकल चुके हैं। ममता बनर्जी शाम 3 बजे टीएमसी दफ्तर पहुंचने वाली है और हो सकता है कि टीएमसी दफ्तर में ही ममता बनर्जी और पवन, माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है। आज सियासी खबरों का तूफान सा आ गया है। राजस्थान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, बताएं क्या है बड़ी खबर? मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके पास क्या बड़ी खबर है? हम दोबारा रुक करेंगे मनीष का। इधर कोलकाता से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जैसा कि संवाददाता पवन नारा बता रहे हैं कि मुकुल रॉय की वापसी हो सकती है, वो घर लौट सकते हैं। और पवन, इस लिहाज से मुश्किल नजर नहीं आती क्योंकि दो किस्म के नेता हैं। एक है शुवेंदु अधिकारी जैसे, जो कि हार्ड लाइनर हैं, और एक है मुकुल रॉय जैसे, जो कि सॉफ्ट लाइनर है। उन्होंने भले ही बीजेपी का दामन थामा हो, लेकिन कभी डायरेक्ट ममता बनर्जी पर तीखा वार, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो उनके लिए बहुत मुसीबत होती। जी बिल्कुल, मुकुल रॉय के अगर टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो मुकुल रॉय ने चुनाव परिणाम के बाद भी चुनावी हिंसा पर कोई ट्वीट या टिप्पणी नहीं की, जो टीएमसी के लिए कंफर्टिंग फैक्टर था। और एक बड़ा फैक्टर इसलिए भी उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया क्योंकि उन्हें ना तो सीधे ममता बनर्जी पे हमला किया, ना अभिषेक बनर्जी पर, और ना ही चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कोई ट्वीट किया। तो जो ये सब एक्शंस थे, उन्होंने मुकुल रॉय के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। दूसरी बात ये कि अभिषेक बनर्जी के साथ शुवेंदु अधिकारी का सीधा टकराव था, लेकिन मुकुल रॉय की स्थिति ऐसी नहीं थी। वो शुवेंदु अधिकारी से भले ही अपने आप को सुपीरियर या सीनियर मानते हो, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी से मुकुल रॉय का कभी तनाव या कहें कि टकराव इस तरह से सीधे तौर पर नहीं रहा। और इस लिहाज से तो पवन, ये कहा जा सकता है कि फिर तो सिर्फ मुकुल रॉय ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से नेता जो उनके बीजेपी में आने की वजह से बीजेपी का दामन उन्होंने थामा, वो भी लौट सकते हैं। बहुत सारे संभावनाएं और जताई जा सकते हैं। इसी बीच एक तस्वीर आ रही है, हम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां पर ममता बनर्जी अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। ये तस्वीर सामने आई है। तो वहीं मुकुल रॉय भी थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी के घर अपने बेटे के साथ पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से मनीष भट्टाचार्य का रुख कर लेते हैं। मनीष, राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है आपके पास? देखिए, फिलहाल राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर मैं आपको यही दे सकता हूं कि कुछ देर में बस सचिन पायलट रवाना और हेमा राम चौधरी एक बार फिर से सचिन पायलट के घर पहुंचे हैं। उनको थोड़ी देर पहले सचिन पायलट के यहाँ से बुलाया गया था। वो विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात करी है और उन्होंने एक बात साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं करेंगे। वो सचिन पायलट से ही मिलने आए थे, सचिन पायलट से मिलेंगे और उसके बाद विधानसभा स्पीकर के सामने उन्हें अपनी सारी बातें रख दी हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि आलाकमान को वो
अपनी पूरी बात करें, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराज थे, गहलोत सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये माना जा रहा है कि तमाम जो विधायक जो नाराज थे उन्होंने सचिन पायलट को अपनी बातें एक बार फिर से सारी कह दी और सचिन पायलट अब दिल्ली रवाना होंगे। बिल्कुल मनीष, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि दिल्ली आने का भी उनका कार्यक्रम है, प्रियंका गांधी से मिलने का उनका कार्यक्रम है, वापस मैं आपका रुख करूंगी। पवन भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताइए। शुरू हुई थी और अब 12:10 हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ यहां से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। लगभग यहाँ ये मुलाकात 1.5 से पौने 2 घंटे चली है, तो समझा जा सकता है कि विस्तृत चर्चा हुई है और उस चर्चा में क्या क्या बातें डिस्कस हुई इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट द ट्वीट तस्वीरें, मुलाकातें आ रही हैं और उन सब तस्वीरों को अगर आप समराइज करेंगे या उससे कोई राजनीतिक संकेत निकालने की कोशिश करेंगे, तो राजनीतिक संकेत ये है कि जो बीजेपी के यूपी प्रभारी यूपी गए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद उस रिपोर्ट की स्टडी की गई जिस पर योगी आदित्यनाथ को यहाँ बुलाया गया है। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल या कहें विस्तार हो सकता है। और शायद यही वजह है कि लंबी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अब जेपी नड्डा के साथ उनके घर पर हुई है। अच्छी खासी केवल लंबी नहीं पवन, ये बहुत लंबी मुलाकात हुई है। तब तो ये चर्चाएं भी होंगी कि क्या योगी आदित्यनाथ इन 2 मुलाकातों के बाद, और अगर कल की अमित शाह के साथ हुई मुलाकात को भी जोड़ दे, तो इन 3 मुलाकात के बाद जब लखनऊ पहुंचेंगे तो और ज्यादा मजबूत होकर पहुंचेंगे और ज्यादा ताकतवर होकर पहुंचेंगे। जी देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, इस तरह का आकलन कर रहे हैं कि योगी इस मुलाकात से कमजोर होंगे या मजबूत होंगे, आपको नहीं भूलना चाहिए कि योगी को एक रणनीति के तहत सीएम बनाया गया था और योगी लगातार वो फेथ या ट्रस्ट सेंट्रल लीडरशिप का एंजॉय करते रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया गया, उसमें कहीं ऐसी संकेत नहीं है जिस तरह की अफवाह पीछे उड़ी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। एक बात तय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और रहा इस मुलाकातों का दौर, तो इन मुलाकातों के आधार पर कमजोर या मजबूत नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि रिमोट कंट्रोल सेंटर के पास है, वो यहाँ से दिशा निर्देश लेने के लिए आए, जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया था, मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं। तो देखना होगा मार्गदर्शन में क्या क्या मार्गदर्शन मिला है, क्या टिप्स मिले हैं। बहरहाल आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जिस तरीके से आज के दिन की बात की जाए तो मुलाकातों का दौर सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या यूपी की, तो योगी आदित्यनाथ अब आगे अगली मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, 1:30 बजे का समय था, लेकिन जेपी नड्डा के यहाँ उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। तो ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के साथ जो उनकी जो मुलाकात थी उसको रिशेड्यूल किया गया है और अभी वो जेपी नड्डा के यहाँ से निकले हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहाँ पे वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनकी ये शिष्टाचार और औपचारिक मुलाकात होगी, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति है। लिहाजा एक बार योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि राष्ट्रपति से वो मुलाकात करें, और इस सिलसिले में वो कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से चंद सेकंड पहले की ही तस्वीरें, जब पवन नारा ने ये पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनके घर से निकल चुके हैं। अब उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होनी है। लेकिन इन अगर मुलाकातों पर आप गौर करें, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, जहां पर रणनीतिक तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या मंत्रिमंडल में विस्तार में ए.के. शर्मा को जगह दी जाएगी, क्या जितिन प्रसाद को जगह दी जाएगी? अगर ये जगह होगी तो उनकी भूमिका क्या होगी? आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें भी और वो कयास भी जो लगातार चल रहे हैं जब से जितिन प्रसाद बीजेपी में आए हैं, या फिर अगर हम बात करें जब से ए.के. शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। आनंद,
जी देखिए, जहां आपने ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद की बात की, तो ए.के. शर्मा को लेकर लंबे समय से ऐसी बातें चल रही थी सोशल मीडिया में भी, और विपक्ष के नेता भी इसको हवा दे रहे थे कि ए.के. शर्मा को लेकर योगी आदित्यनाथ असहज नहीं है, और शायद इसी को एक वजह बना के इसको अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिसके चलते योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में दूरी आ गई है। लेकिन एक बात और समझने की है कि अगर योगी आदित्यनाथ की जगह आप खुद को रख के देखें, तो जो भी मुख्यमंत्री होता है वो चाहता है कि मेरे राज्य में, जिस राज्य का मैं मुखिया हूं, वहां पर पार्टी में या सरकार में कोई एक पैरेलल कोई पावर सेंटर ना बने। और ए.के. शर्मा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से अच्छी तरह वाकिफ है, उनके साथ उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही उन्होंने वीआरएस लेकर वो यूपी गए, वहां उनको एमएलसी बनाया गया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जब ये मैसेज आता है कि एक ऐसा शख्स आया है जिसको एमएलसी बनाया गया, जिसको जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी हाईकमांड से कनेक्ट है, तो पावर सेंटर बनना लाजमी है। और हो सकता है कि शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ थोड़ा असहज हो, वो चाहते हो कि ए.के. शर्मा को अगर हम मंत्रिमंडल में हम लेते हैं तो पावर सेंटर ना बन पाए। ये हर मुख्यमंत्री चाहता है, वो चाहता है कि अपने राज्य का पार्टी और संगठन के लिए मुखिया मैं ही रहूं। तो उसको लेकर ये जरूर है, उनको समझाने की कोशिश की गई होगी, गाइडेंस और उनको ये दिशा निर्देश, जिस मार्गदर्शन की हम बात करें, मार्गदर्शन दिया हो गया होगा कि अब जो चुनाव सामने है तो सबको एक साथ लड़ना है। अब उसमें ए.के. शर्मा हो, जितिन प्रसाद हो, या पूरी पार्टी हो, एक ही कार्यकर्ता हो, सब अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर जीत बीजेपी की होगी। और पार्टी बीजेपी की जो मोटो रहा है कि संगठन ही सर्वोपरि होता है, तो ऐसे में अगर संगठन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दरअसल आनंद, मैं पवन आपके पास आई हूं सवाल के साथ, तब तो बहुत जल्दी जितिन प्रसाद को भी एमएलसी बनाया जा सकता है। देखिए, जितिन प्रसाद आए हैं, जरूर उनके लिए कोई भूमिका पार्टी ने तय की होगी, कोई पद तय किया होगा, क्योंकि 21 साल कांग्रेस में रहने के बाद वो आ रहे हैं, तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के नेता हैं, तो जरूर उनके लिए कोई भूमिका होगी। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया जाएगा तो एमएलसी के रूट से ही किया जाएगा, जिसकी संभावना है। बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल क्या है, ये सारी फील्डिंग या कहें कि पोजिशनिंग 2022 को ध्यान में रखकर की जा रही है, जिसमें आपको देखना होगा कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जिनकी नाराजगी है, कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जहां दिखने में आया है कि बीजेपी से नाराज है, खासकर पंचायत चुनाव के नतीजों को देखकर। तो उन सब चेक बॉक्स को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जब 2022 के चुनाव मैदान में बीजेपी उतरे तो कम से कम सतही तौर पर कोई शिकायत दिखाई ना दे कि हमारी नहीं सुनी गई, या हमारा पक्ष नहीं लिया गया, या हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो उसी कोशिश में ये सब दिखाई दे रहा है। भले चाहे वो छोटे राजनीतिक दल हों, अपना दल जैसे जिनके साथ मुलाकात हुई है, चाहे वो ओबीसी अदर देन यादव हों, तो उन सब को वापस रिझाने की और अपने साथ बनाए रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से नाराजगी की आपने बात की, अगर इस तरह की बात भी है तो बीजेपी जानी भी जाती है पहले से ही अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए, जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए। हालांकि लगातार मुलाकातों का दौर सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि क्या संदेश लेकर योगी आदित्यनाथ वापस अपने राज्य यूपी जाते हैं। पवन और आनंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।